हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार पांडे, मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी हजारीबाग झारखंड की ओर से आपके बीच में हूँ। स्टूडेंट्स के बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे थे, वो लोग कमेंट कर रहे थे कि मेगा के जो वीडियोस है उसमें आशीष सर नहीं दिख रहे हैं, आशीष सर का भी वीडियो आना चाहिए। और मैं इसी तैयारी में लगा हुआ था, कुछ मैं बिज़ी भी था, इस वजह से मैं आपके बीच में नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज मैं आपके बीच में हूँ और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी से मैं लगातार आपके बीच में रहूँगा और एक एक करके वन बाय वन मैं जीएस के अलग अलग पहलुओं पर आपसे एक डायलॉग करूँगा, बातचीत करूँगा और समझाने का कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जीएस में हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो शुरुआत करते हैं, आज मेरा जो ये जो आज मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको, इस वीडियो में मैं सबसे पहले जीएस के एक सब्जेक्ट जो बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है, जिससे बहुत क्वेश्चन भी आता है, जिसको मैं कहता हूँ इंडियन पॉलिटी, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जो इंडियन पॉलिटी है, इससे जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जेपीएससी में इससे क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में भी आते रहते हैं और बीपीएससी या बाकी जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। तो आज मैं आप लोगों को ये समझाने का कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप इंडियन पॉलिटी में बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो होती है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स, पिछले 20-22 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पढ़ाने का, मैंने जो इंटरेक्ट किया है स्टूडेंट्स के साथ, तो कई बार मैंने ये महसूस किया कि जो पहली बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं वो एक हवा क्रिएट कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ना है या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ना है, और उसका असर ये होता है कि वो सब्जेक्ट के बेसिक्स को भूल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और ये एक बड़ी गलती होती है। जब आप बेसिक्स पर ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी विषय, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, वो आप उस पर पकड़ नहीं बना पाएंगे। आपसे हमेशा छोटी छोटी गलतियां होती रहेंगी और वो छोटी छोटी गलतियां ही आपको भारी पड़ जाएंगी। तो मेरा जो पहला सजेशन है एज ए टीचर, एज ए मेंटर, वो ये है कि आपको इंडियन पॉलिटी के बेसिक्स पर ध्यान देना चाहिए। बेसिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में एक बेसिक होता है कि आपको समझ में आना चाहिए नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, रियल नंबर किसको बोलते हैं, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप बेसिक चीज़ों को नहीं जानेंगे, अगर आप फॉर्मूलाज को नहीं जानेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडमास का रूल क्या होता है। अगर बॉडमास का रूल आप नहीं जानेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि पहले जोड़ना है या पहले घटाना है। तो उसी प्रकार से जैसे मैथ्स का एक बेसिक होता है, फिजिक्स का बेसिक होता है, केमिस्ट्री का बेसिक होता है, तो इंडियन पॉलिटी जो एक सब्जेक्ट है जिसमें जीएस के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका भी एक बेसिक है। और आपको ये लगेगा कि शायद मैं चीज़ों को बहुत हल्के करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सच है। मैं इसको हल्के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगर आपने यूपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा, अगर आप ये जीएस की पढ़ाई करते हैं, कमीशन की तैयारी करते हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का है। और अभी कुछ दिनों पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पीटी का एग्जाम हुआ है। यूपीएससी का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड अपने आप में एक मानक माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है कि भाई इसी के जैसा क्वेश्चन बाकी भी जो आयोग होते हैं या जो एग्जाम की एजेंसियां होती है वो उसको फॉलो करती है। अगर इस बार के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जो इन बेसिक्स से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संविधान क्या है, उसमें ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें समझाया गया है, को पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन संविधान शब्द की व्याख्या करता है। तो ये जो बेसिक चीज होता है इंडियन पॉलिटी का, हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान का मतलब क्या होता है, उससे इस बार क्वेश्चन पूछा, हूबहू यही क्वेश्चन पूछा है कि संविधान क्या है। दूसरा क्वेश्चन एक और जो पूछा इस बार यूपीएससी में, वो है विधि की सम्यक प्रक्रिया। सम्यक मतलब होता है सही, करेक्ट। वो क्वेश्चन पूछा गया है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, मतलब करेक्ट प्रोसीड्यूर ऑफ लॉ, वो क्या होता है। तो ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो बेसिक से संबंधित है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि कभी भी ये गलती मत कीजिए कि बिना बेसिक चीज़ों को समझे हुए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ने से पहले
आपको सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को समझना पड़ता है। वो इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन आपको समझा सकता है कि आप बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चन वो किससे पूछ रहा है, बेसिक चीजों से पूछ रहा है। वो आपसे क्या पूछा इस बार कि संविधान का मतलब क्या होता है, इसको समझाइए। वो आपसे क्या पूछा कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, इसको समझाइए। आप क्वेश्चन बैंक देख, आप इस बार का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि पहला जो फंडामेंटल तरीका है पढ़ने का वो ये है कि जो सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करते हैं उसके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर उस पर ही आपकी पकड़ नहीं है तो आप आगे पढ़ते भी जाएंगे फिर भी आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो जहां तक इंडियन पॉलिटी की बात है, अगर आप बेसिक्स की बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि संविधान क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि विधायिका किसको कहते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कार्यपालिका किसको कहते हैं, न्यायपालिका क्या होता है, संविधान का अनुच्छेद क्या होता है, आर्टिकल्स जिसको कहते हैं, संविधान की अनुसूचियां क्या होती है जिसको शेड्यूल कहा जाता है, संविधान में जो अलग अलग भाग है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान में अनेक भाग है, वो क्या होता है, भाग क्या होता है। तो अगर ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको नहीं पता है तो आपको पढ़ने में हमेशा दिक्कत होता रहेगा। और जैसा कि अभी मैंने कहा आपको कि इस बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि संविधान की व्याख्या निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें की जा सकती है, अर्थात वो एकदम बेसिक क्वेश्चन को पूछ दिया कि संविधान क्या है। तो आप जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो पहला आपका जो व्यू होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपको इन छोटी छोटी बातों को, जो देखने में छोटा लगता है लेकिन जब आप इन छोटी बातों को नहीं समझेंगे तो आगे चलकर आपको बड़ी बड़ी बातों को भी समझ पाना मुश्किल होने लगता है। तो आपको बेहतर तरीके से समझना है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज लेजिस्लेचर, विधायिका क्या है, व्हाट इज एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका क्या है, जुडिशियरी क्या है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज आर्टिकल। कई लोगों को मैंने देखा कि कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, जैसा कि मैंने कहा मैं जो कुछ भी आपको बतला रहा हूँ वो मेरा 20-22 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं उससे आपको समझा रहा हूँ कि कैसे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए जो अनुच्छेद और धारा में कंफ्यूज रहते हैं, पूछ देते हैं कि सर धारा, जिसको इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं, सर वो क्या है, अनुच्छेद क्या है। और तब उनको समझाना पड़ता है कि ये दोनों ही एक क्रम संख्या को बतलाते हैं, इट इज नंबरिंग सीक्वेंस है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, इस तरीके से संविधान में चीजों को एक सीक्वेंस में लिखने का कोशिश किया गया है। तो जब हम उसी प्रकार से जब कोई कानून बनता है तो कानून में भी वो धारा के रूप में सामने आता है, जिसको बोलते हैं सेक्शन 1। जैसे अगर आप लोग झारखंड की बात करेंगे तो जो CNT कानून है उसमें कई सेक्शंस है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और उसी प्रकार से संविधान में अलग अलग भाग है, मतलब अलग अलग चैप्टर्स है। तो आपको ये सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि विधायिका एक ऐसी संस्था होती है जो कानून बनाती है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कार्यपालिका एक ऐसी संस्था है जो उस बनाए गए कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो इन्वेस्टिगेट करती है, जांच करती है कि जो भी काम हो रहा है विधायिका का, जो भी काम हो रहा है कार्यपालिका का, वो सही तरीके से अर्थात संविधान के अनुसार हो पा रहा है या नहीं। तो मेरा जो पहला सजेशन है एज ए टीचर आप लोगों को कि कभी भी इंडियन पॉलिटी को बिना बेसिक्स समझे पढ़ना ना शुरू करें। समय आप ले, थोड़ा सा पहले इन बेसिक्स चीजों को समझ ले, छोटी छोटी बातों को, जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं और वो तब सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, उनको बार बार मेहनत करना पड़ता है। या वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं हम लोगों के पास जो बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। वो ये होता है कि शासन के तरीका को समझना। भारत में जो गवर्नेंस है वो 2 टायर सिस्टम है। 2 टायर सिस्टम मतलब हो गया 2 स्तरीय। एक स्तर होता है संघ का शासन और एक स्तर होता है राज्यों का शासन। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ओवरऑल जो शासन का जो ढांचा तैयार किया गया है भारत में, वो इन्हीं 2 स्तरों में बांट दिया गया है, एक संघ और एक राज्य। जब आप इस छोटे से चीज को समझ जाएंगे तो आगे चल के आपको केंद्र राज्य संबंध समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। आखिर केंद्र राज्य संबंध क्या है, वो भी यही चीज है कि किस प्रकार से कामों को बांटा गया, किसके बीच में, संघ और राज्य के बीच में। कहां पर संघ का काम है, कहां पर राज्य का काम है, ये सारी चीजों को आप समझ पाते हैं। तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल वो यही है कि जो शासन का ढांचा तैयार किया गया भारत में वो 2 स्तरीय है, संघ का शासन, राज्य का शासन। तो जब आप इस ढांचे को फॉलो करते हैं, इस फंडामेंटल चीज को पकड़ कर चलते हैं, तो आपके लिए इंडियन पॉलिटी में
चीजों को समझ पाना आसान होने लगता है। जैसे अगर आप इधर राष्ट्रपति समझते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको राज्य में राज्यपाल समझ में आने लगेगा। जो काम संघ में राष्ट्रपति करते हैं वही काम राज्य में राज्यपाल करते हैं ऑलमोस्ट। और जब आप कंपैरेटिव होकर पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, मतलब समानताएं क्या है, वो समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या असमानताएं हैं। अगर आप इधर प्रधानमंत्री समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इधर मुख्यमंत्री समझ में आ जाएगा। जब आप संघ का मंत्रिपरिषद समझ जाएंगे तो आपको राज्य का मंत्रिपरिषद भी समझ में आना चाहिए। जब आप इधर उच्चतम न्यायालय समझेंगे तो आपको इधर उच्च न्यायालय भी समझ में आना चाहिए। जब आप इधर एमपी समझेंगे तो आपको इधर एमएलए भी समझ में आ जाना चाहिए। जब आप इधर राज्यसभा के एमपी को समझेंगे तो आपको इधर राज्य में एमएलसी समझ में आ जाना चाहिए। जब आप इधर लोकसभा के एमपी को समझेंगे तो आपको इधर एमएलए समझ में आ जाना चाहिए। तो मेरा यह कहना है कि आपको चीजों को संघ राज्य में बांटकर पढ़ना है। कई लोग ये डिवीजन नहीं कर पाते हैं और तब वो चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या कंपैरेटिव नहीं हो पाते हैं और उससे वो रिपीट होते रहते हैं, बार बार एक ही तरह की चीजों को बार बार पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आप कंपैरेटिव होकर पढ़ेंगे, चीजों को दो स्तरों में बांट देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इंडियन पॉलिटी को समझ पाना। और साथ ही साथ फिर आप ये भी समझ पाते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज है जो दो स्तरों में नहीं बटे हुए हैं बल्कि वो यूनिफाइड है। जैसे नागरिकता, नागरिकता संघ और राज्य में बटा हुआ नहीं है, वो सिर्फ संघ के पास है। हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। इसके अलावा कई अन्य चीजें भी हैं जो संघ राज्यों में नहीं बटी हुई हैं। जैसे एक पद है जिसको आप जरूर जानते होंगे, कैग, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो ऑडिटिंग का काम करता है। ये भी संघ और राज्यों में बटा हुआ नहीं है। एक ही अधिकारी है जो संघ के लिए भी काम करता है और जो राज्य के लिए भी काम करता है। जैसे चुनाव आयोग, चुनाव आयोग भी संघ के लिए भी काम करता है और राज्य के लिए भी काम करता है। एक ही चुनाव आयोग है जो लोकसभा का भी चुनाव करवाएगा और वो विधानसभा का भी चुनाव करवाएगा। तो इस तरीके से जब आप तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं, कंपैरेटिव होकर पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है। तो अभी तक मैंने आपको इन दो चीजों को समझाया। पहला चीज ये कि आपको इंडियन पॉलिटी के बेसिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो अलग अलग टर्म्स हम लोग बार बार यूज करते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। और वो कितना इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अब आपको बतलाया कि इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ दिया है। आप जरूर क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है संविधान क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है। अब ये दोनों ही क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है जिसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो वो गड़बड़ा जाएगा वहां पर। इसलिए बेसिक्स को सुधारिए। दूसरी बात, आप चीजों को संघ और राज्य में बांटकर पढ़िए। इससे आप कंपैरेटिव हो पाएंगे, आप समानताओं को समझ पाएंगे, असमानताओं को समझ पाएंगे और साथ ही साथ आप इस बात को भी समझ पाएंगे कि कहां कहां या किन किन संस्थाओं में ये डिवीजन नहीं है। जैसे चुनाव आयोग वो एकीकृत है, यूनिफाइड है, पूरे संघ के लिए भी काम करता है और राज्य के लिए भी काम करता है। कैग यूनिफाइड है, वो संघ के लिए भी काम करता है और राज्य के लिए भी काम करता है। लेकिन एक और पद है अटॉर्नी जनरल, वो उसके जैसा उसका छोटा रूप जो राज्य में पाया जाता है वो कौन है, एडवोकेट जनरल है। अर्थात वो संघ के लिए अलग, राज्य के लिए अलग, काम की प्रकृति एक ही है। अटॉर्नी जनरल संघ को सजेशन देता है, सुझाव देता है कानूनी मामलों में और वही काम एडवोकेट जनरल करता है राज्य में। तो जब आप संघ राज्य करके पढ़ते हैं तो आपको इंडियन पॉलिटी को समझ पाना, पढ़ पाना, तुलना कर पाना, समानताओं को समझ पाना, असमानताओं को समझ पाना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा एक और चीज जो आज की वीडियो में मैं जरूर आपको बतलाना चाहूंगा वो ये होता है कि जब आप पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी को या किसी भी सब्जेक्ट को, आज मैं फोकस कर रहा हूं इंडियन पॉलिटी पे इसलिए मैं इसी का एग्जांपल दूंगा, तो आपको पढ़ने का एक सही क्रम पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये क्रम ही समझ में नहीं आता है कि चीजों को आखिर किस तरीके से पढ़ें। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है वो शुरुआत ही कर देते प्रस्तावना पढ़ने से। इनमें उनकी बहुत गलती भी नहीं होती है। ज्यादातर जो किताब होते हैं उन किताब में जो पहला दूसरा चैप्टर दिया रहता वहां पर प्रियम्बल दिया रहता, प्रस्तावना दिया रहता। अब प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना जो होता है वो पूरे संविधान का सार होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि उसको संविधान की आत्मा कही जाती है। तो जब जो चीज संविधान का सार है, संविधान का आत्मा है, अर्थात उसके एक एक शब्द को समझना
आसान हो जाएगा जब आप पूरे संविधान को समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रस्तावना को सबसे आखिरी में पढ़ना चाहिए। जब आप पूरे संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझ जाएंगे तो आपको फिर प्रस्तावना में लिखी गई बातों को समझ पाना बहुत आसान हो जाएगा। उसमें जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं, जो भी चीज़ों को बतलाया गया है कि नागरिकों को न्याय दिया जाएगा, नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाएगी, उन बातों को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे जब आप पहले से चीज़ों को समझे रहेंगे, अन्य चीज़ों को। इसीलिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये सीक्वेंस ही समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ना है। अगर आप मेरे सुझाव को मानेंगे तो आपको एक सही सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले विधायिका पढ़ना चाहिए, विधायिका पढ़ने के बाद आपको कार्यपालिका पढ़ना चाहिए, कार्यपालिका पढ़ने के बाद आपको न्यायपालिका पढ़ना चाहिए। जब आप इन 3 चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप इंडियन गवर्नेंस के पूरे बैकबोन को समझ जाएंगे। आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में शासन कैसे हो रहा है। और जैसा कि अभी मैंने कहा था कि जब आप विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसको पढ़ेंगे, इसको भी 2 स्तरों में बांट के पढ़ना है। पहले अगर आप संघ की विधायिका पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए राज्य की विधायिका। अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। आप इधर लोकसभा पढ़ेंगे, इधर आप विधानसभा समझ जाएंगे, इधर आप राज्यसभा पढ़ेंगे, इधर आपको विधान परिषद समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से आप फिर कार्यपालिका पढ़ेंगे, पहले संघ की कार्यपालिका, फिर आप राज्य की कार्यपालिका को वहीं पे समझ गए। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि जैसा काम संघ में प्रधानमंत्री करते हैं वैसा ही काम राज्य में मुख्यमंत्री करता है। और साथ में आप ये भी समझ जाएंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जो प्रधानमंत्री तो करता है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं करता, उसमें वो भी आपको समझ में आने लगेगा। जैसे विदेश संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की होती है लेकिन मुख्यमंत्री की नहीं होती है, क्योंकि विदेश संबंध जो है वो संघ का मामला है, वो राज्यों का मामला नहीं है। तो जब आप कंपैरेटिव होकर पढ़ेंगे और एक सही सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपके लिए चीज़ों को समझ पाना आसान होता है। तो जब आप विधायिका पढ़ लिए, कार्यपालिका पढ़ लिए, न्यायपालिका पढ़ लिए, उसके बाद आप अन्य चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जैसे आप नागरिकता के बारे में समझ सकते हैं, आप मौलिक अधिकार समझ सकते हैं, मौलिक अधिकार के बाद आप मौलिक कर्तव्य पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ने के बाद आप नीति निर्देशक तत्व के बारे में समझ सकते हैं, आप आपातकाल को पढ़ सकते हैं, आप संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं को पढ़ सकते हैं, और इसके बाद अन्य जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसको भी जानने का प्रयास कर सकते हैं। और लास्ट में आप ये समझ सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है, संविधान कैसे बनाया गया, प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से, उनको सब आप लास्ट में पढ़ते चले जाएंगे। तो जब आप सही सीक्वेंस में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, तो आपके लिए पढ़ पाना बहुत आसान होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो आप लोगों को समझाया, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं समझा रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप धीरे धीरे करके 1 बाय 1 चीज़ों को समझें। आज मैंने 3 चीज़ों पर फोकस किया। पहला, आपको सब्जेक्ट का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा तो आपके लिए पढ़ना मुश्किल होगा, इसलिए इंडियन पॉलिटी के बेसिक्स को क्लियर कीजिए। दूसरा, आपको इंडियन पॉलिटी के विषयों को हर हाल में संघ और राज्य में बांटकर पढ़ना है, कभी भी अलग अलग करके नहीं पढ़िए। संघ राज्य में बांट कर पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और तीसरा, जो अलग अलग उसमें चैप्टर्स होते हैं उनको आपको सही सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है। जब आप सही सीक्वेंस में, एक सही क्रम में पढ़ेंगे तो आपके लिए उन चीज़ों को समझ पाना आसान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने आज जो कुछ भी आपको बतलाया, ये बातें आपको निश्चित तौर पे समझ में आई होंगी, इससे आपको फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन पॉलिटी की पढ़ाई में आपको इससे मदद मिलेगा। आगे भी मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा उसमें आपको कुछ और बातों को समझाऊंगा कि कैसे आप इंडियन पॉलिटी को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं एक एक 2-2 टॉपिक को आपको लेकर चलूंगा और मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारे संस्थान में मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी हज़ारीबाग झारखंड में ऑफलाइन क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे चलती हैं। आप बेहतर समझ बनाने के लिए ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम में जब आप पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर एक स्टूडेंट और टीचर के बीच का एक जो रिलेशन होता है वो इस्टेब्लिश होता है और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे वीडियोस को लगातार देखकर एक पैटर्न में चीज़ों को समझने का कोशिश कर सकते हैं। मैं उसी सीक्वेंस में आपको चीज़ों को बतलाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं
इससे आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू।